हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा। हाउ एवर देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैनॉट सी। और हमारे आसपास हाँ, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका साइज जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, और इसीलिए हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. तो हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जो ब्रेड पे मॉइस्चर होने की वजह से ब्रेड ख़राब हो जाती है और उसके सरफेस के ऊपर एक ग्रेइश वाइट कलर का पैचेस दिखने लगता है। ऑब्जर्व द पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। और अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखेंगे तो आपको किसी तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो आपको क्या दिखाई देगा? ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, छोटे छोटे। डू यू नो what these structure आर एंड वेयर डू these come from? तो आपको क्या पता है कि ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ से आते हैं और कैसे क्या है वो? तो टॉपिक 2.1 में देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। आपको कुछ मॉइस्ट गीली मिट्टी थोड़ी सी लेनी है, फील्ड उस बीकर में डालना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। एंड आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जब वो सॉइल के पार्टिकल नीचे पानी में बैठ जाएंगे, ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ द वाटर। ऊपर जो पानी, जैसे कि मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी और लेकिन जो पानी बचा रहेगा वो ऊपर होगा। ऑब्जर्व द, फिर उसमें से आपको कुछ ड्रॉप लेकर उसको ऑब्जर्व करना है वाटर का बीकर के अंदर से। ठीक है, जो हमने सॉइल के ऊपर जो पानी डाला उस पानी को आपको ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। फिर कुछ ड्रॉप पानी जो है आपको पॉन्ड से लेना है और उसको एक ग्लास स्लाइड पे उसको रख के उसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंडर। डू यू नो टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास भी जो है आपके आपके आसपास भी क्या है, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एयर में प्रेजेंट होते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny microorganisms. जब आप ये दोनों एक्टिविटी कर लेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके जो सॉइल है और वाटर दोनों ही जगह छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। थ्रो दाउ नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब, लेकिन ये सभी जो है माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड अनएडेड आइज। यानी ये इतने ज़्यादा छोटे इतने टाइनी होते हैं कि मतलब हम उसको बिना एडेड आइज यानी बिना लेंस के या फिर माइक्रोस्कोप को उसको नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस, जैसे कि फंगस जो कि ग्रो हो जाता है ब्रेड के ऊपर, एंड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। फंगस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और बाकी जो है बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको नहीं देख पाएंगे। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसीलिए हम इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इंटू 4 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा फंगी, तीसरा प्रोटोजोआ और कुछ इसमें एल्गी भी आता है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 से लेके 2.4 तक दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है वायरसेस के बारे में। ये है माइक्रोस्कोपिक, लेकिन वो बहुत अलग तरह से अलग होते हैं। बहुत अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे हाउएवर प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं वो उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, विच में भी बैक्टीरियम, जो कि एक बैक्टीरियम हो सकता है, एक प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। सम ऑफ वायरसेस आर शोन। आगे फिगर में आप देखेंगे कि वायरस का इमेज दिया हुआ है। कॉमन अलाइनमेंट लाइक, जैसे कि अगर हमें कॉमन कोल्ड हो जाए, सर्दी खांसी हो जाए, इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो जाए, मोस्ट जैसे कफ होता है, आर कॉज्ड बाई, ये सब जो है सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा ये सब किससे होता है? तो ये सब वायरस की वजह से होता है। सीरियस डिजीजेज जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी वायरस से होता है। तो ये जो पॉइंट है ना कि कोल्ड किससे कॉज होता है, कोल्ड मतलब
कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ को कॉज करते हैं? तो वायरस करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि पोलियो और चिकन पॉक्स भी जो होते हैं वायरस की वजह से ही कॉज होते हैं। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक लाइन जो मैं बोल रही वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिसेंट्री और मलेरिया का कॉज क्या होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है बैक्टीरियल डिजीज है। एंड हैव यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज इन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7th, और आपने कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में 7th और 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ। यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया का इमेज दिया हुआ है। फिर नीचे आ जाते हैं, एल्गी के बारे में स्पाइरोगैरा दिया हुआ और क्लैमाइडोमोनास, ये है अमीबा और पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में है। फिर है फंगी का कैटेगरी में ब्रेड माउंट जो कि ब्रेड के ऊपर पाया जाता है। फिर है पेनिसिलिन और एस्पेरोगाइलस। ठीक है, तो ये फंगी की कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ वायरस का इमेज दिया हुआ ऊपर, वायरसेस। नेक्स्ट टॉपिक है 2.2, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सेल से भी बना होता है जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि और भी सच एज मेनी एल्गीज एंड फंगी। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस, मतलब कि बहुत ज़्यादा जहाँ बर्फ़ भी जमी होती है वहाँ के क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड डेजर्ट टू द मार्शी लैंड, और या तो रेगिस्तान हो या फिर मार्शी लैंड हो, हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी वो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एनिमल की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको होस्ट की ज़रूरत होती है और वो किसी चीज़ के ऊपर या फिर किसी बॉडी के अंदर ही ग्रो करते हैं। बाकी जो दूसरा है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2.3, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, बहुत सारे जो हैं बेनिफिशियल होते हैं, वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल, और कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। फिर है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस एंड दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल सिंस एजेस, बहुत सालों पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके एल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, एंड वो इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल पील हो गया, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गया, फीकस हो गया, ये सब को ब्रोकन डाउन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से और डिकम्पोज किया जाता है हार्मलेस सब्सटेंस में, और उसको यूज़ किया जाता है। तो इनको डिकम्पोज करने का काम जो है बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और जब वो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि वो प्लांट उसको आसानी से नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सके। मेकिंग ऑफ द कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है? तो आपने पढ़ा था 7th क्लास में कि जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। आई सॉ दैट, पहेली क्या कह रही है कि आई सॉ दैट एट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। जब हमें दही जमाना होता है तो आपने भी घर में देखा होगा मम्मी को कि जो आज अगर दही जमाई हुई है तो उसी में से एक स्पून निकाल के अगर नेक्स्ट डे के लिए जमाना हो तो फिर से उसको दूध में मिलाया जाता है ताकि हमें नेक्स्ट डे भी कर्ड मिल सके। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो, कर्ड में क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑफ दीज बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, और ये जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस वो प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है तो वो ही जो है कर्ड का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो आप याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो इट मल्टीप्लाइज द इन द, और ये जो होता है लैक्टोबैसिलस वो मिल्क में मल्टीप्लाई हो जाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग द ऑफ द चीज़। चीज़ बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीकल में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, एंड मेनी अदर फूड आइटम। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी में जो रवा इडली जो बनाते हैं और भटूरा जिसमें कि कर्ड को डाला जाता है, तो कैन यू गेस वाई, क्यों डाला जाता है, क्या आप बता सकते हैं? बैक्टीरिया और ईस्ट जो होता है वो फर्मेंटेशन में जो हेल्प करता है, इसीलिए जो राइस इडली होता है और डोसा बैटर को बनाने में जब हम बैटर बनाते हैं तो उसमें ईस्ट डाल देते हैं ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो सके। अब यहाँ पे एक्टिविटी है 2.3, टेक हाफ केजी ऑफ फ्लोर। आपको आटा लेना है या मैदा लेना है, उसमें कुछ थोड़ा सा शुगर ऐड करना, फिर उसको अच्छे से गर्म पानी से गूंथना है। ऐड सम अमाउंट ऑफ ईस्ट, उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल देना, उसको नीट करना है ताकि आपके पास एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। तो व्हाट डू यू नो ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? तो आप क्या देखेंगे कि जो मैदा है या फिर जो आपने फ्लोर नीट किया है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। ईस्ट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली होता है और वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, जो बबल्स होता है गैस का फॉर्मेशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन से, उससे जो होता है डो जो उस गैस फिल हो जाता है उसमें और उससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एंड दिस इज़ द बेसिक ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। और इसीलिए ईस्ट का प्रयोग जो है बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए और केक को बनाने के लिए। अब आगे देख लेते हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द ऑन द फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाइन, एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड को कॉमन लैंग्वेज में विनेगर भी कह देते हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का जो यूज़ होता है कमर्शियल लेवल पे वो होता है अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। एक्टिविटी 2.4, टेक 500 ml टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। यानी 500 ml का एक बीकर लेना है आपको और उसको 3/4 पार्ट है उसको वाटर से फिल कर लेना। डिजॉल्व 2 से 3 चम्मच उसमें शुगर ऐड कर देना। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ द ईस्ट पाउडर टू द, और उसमें आधा चम्मच जो है ईस्ट का पाउडर डाल देना शुगर सोल्यूशन में। इसे कवर करके वार्म प्लेस पे 4 से 5 घंटे के लिए रख देना। उसके बाद उसको स्मेल करके देखना है। तो क्या आपको उसमें से कोई स्मेल आती हुई दिखाई दे रही है? सॉरी, स्मेल आ रही है उसमें से, तो स्मेल कैसे दिखाई देगी? ठीक है, तो आपको उसको स्मेल करके देखना है। तो दिस इज़ द स्मेल ऑफ द अल्कोहल एंड शुगर। तो ये जो स्मेल है वो अल्कोहल का आ रहा है जो कि शुगर की वजह से फॉर्म हुआ। हैज़ बीन कन्वर्टेड, जो शुगर है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्कोहल में, ईस्ट की वजह से। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो अब ये जो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा उसका डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो लुइस पास्चर ने सबसे पहली बार फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया था, कौन से ईयर में? तो ईयर 1857 में। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पढ़ा कि कॉमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब हम जानेंगे कि मेडिसिनल यूज़, मेडिसिन के लिए क्या मतलब मेडिसिनल पर्पस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं? एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं और इंजेक्शन देते हैं, सच एज पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन सब का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो मेडिसिन हैं ये स्टॉप करते हैं माइक्रो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रोक देगा जिसकी वजह से डिजीज आपको हुआ है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और ये जो इनको कहेंगे जो कि जो ऐसे मेडिसिन जिसकी वजह से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोका जाता है उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंड दीज
these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, और एंटीबायोटिक जब प्रोडक्शन होता है वो बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा किया जाता है, या फिर उनसे प्रिपेयर किया जाता है। इस स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे जो 3 एंटीबायोटिक का नाम दिया हुआ, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी ऑप्शन में एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है एंटीबायोटिक का नाम है। ठीक है, तो आप इसको एक बार लर्न कर लीजिए। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में तो थोड़ा टफ है, लेकिन आप उससे एक बार गो थ्रू हो जाएगी, 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर मेड फ्रॉम द फंगी एंड बैक्टीरिया, और ये भी याद रखिएगा कि ये मतलब किससे बनते किससे हैं, तो ये बनाए जाते हैं बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से। तो द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीजेस। इन एंटीबायोटिक का यूज़ जो है बहुत सारे डिजीजेस को क्योर करने में इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। अब जब मान लीजिए कि आप किसी जैसे पशुपालन करते हैं या फिर बर्ड्स, जैसे पोल्ट्री फार्म है आपका, तो उसमें भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को भगाने के लिए या फिर क्योर करने के लिए एनिमल्स में भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मैनी प्लांट्स डिजीजेज, और बहुत सारे प्लांट डिजीजेज भी होती है जिससे कि हम सिर्फ डिजीजेज जो होता है सिर्फ एनिमल्स या फिर ह्यूमन को नहीं होता, प्लांट्स में भी डिजीजेस पाए जाते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या फिर प्लांट डेड हो जाता है, तो उनको भी चेक करने के लिए हम इनका एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वाज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज कर रहे थे उन पे उन्होंने स्टडी किया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ द लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। उनको क्या मिला, ग्रीन माउल्ड मिला एक उनके जो एक्सपेरिमेंट प्लेट पे, एंड ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ द माउल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। अब जो माउल्ड प्रेजेंट था वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा था। इनफैक्ट इज ऑल्सो किल मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और उनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया को उसने किल भी कर दिया। फ्रॉम दिस द माउंट पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और इस तरह से पेनिसिलिन का और इस तरह से जो है फ्रॉम दिस द माउंट पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, इस तरह से जो पेनिसिलिन प्रिपेयर किया गया। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of the qualified doctor. हमें हमेशा ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कभी भी जो एंटीबायोटिक है खुद से नहीं खाना चाहिए जब तक आपको डॉक्टर एडवाइस ना करे। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर आपको जितने दिन के लिए बोलते हैं कि आपको 3 दिन के लिए खाना है या फिर 5 डेज़ के लिए खाना है एंटीबायोटिक, तब तक आपको उसको लेना होता है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, जब आपको ज़रूरत नहीं होती और फिर भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो क्या होता है, इट हैज़ मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। तब जो दवाई आप ले रहे हैं वो आपके बॉडी में फिर काम करना बंद कर देता है। व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर, जब आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आप ओवरडोज करेंगे इसका तो वो काम नहीं करेगा आपकी बॉडी पे। और साथ साथ और क्या करेगा, ये एंटीबायोटिक टेकन अगर हम अननेसेसरीली लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको भी किल कर देता है। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. इसीलिए एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो एंटीबायोटिक है उसका यूज़ जो है जब आपको सर्दी खांसी या फिर फ्लू होता है उसमें एंटीबायोटिक नहीं लिया जाता, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपको कोल्ड और फ्लू हुआ है तो वो कैसे काम करेगा, क्योंकि ये तो वायरस कॉज कर रहे हैं ना, इनका कॉजिंग एजेंट जो है वायरस है, इसलिए उस पे वो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब कोई बीमारी कॉज करने वाले माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, तब वो बॉडी हमारा अपने आप ही उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, ताकि जो है हमारे अंदर जो माइक्रोब्स एंटर किए हैं जो कि जर्म्स कॉज करने वाले हैं हमारे उससे वो फाइट करना शुरू कर देते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन, और ये बॉडी जानती है हमारे
कि मतलब जो माइक्रोब्स जो फॉरेन माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया उससे कैसे फाइट करना है। इफ़ डेड और द वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, अगर डेड और अगर डेड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाए हेल्दी बॉडी के अंदर, तो द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। तो ये बॉडी के अंदर अगर जब ये एंटर करता है तो हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया है फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग, तो क्या करता है कि हमारी बॉडी जो है उसे फाइट करना शुरू करती है बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और फिर उससे लड़ना शुरू करती है। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और हम जो माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग है उससे हम बच जाते हैं। दिस इज हाउ अ वैक्सीन, इस तरह से जो है वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो बहुत सारी डिजीजेज जो हैं कि कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इन सबको वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो वैक्सीन होता है वो हमेशा बीमारी होने से पहले दिया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चों का एक वैक्सीनेशन लिस्ट होता है, एक वैक्सीनेशन कार्ड होता है कि बच्चों को इस टाइम पे 2 साल के होंगे तो ये वैक्सीन दिया जाएगा, 1 साल की उम्र में ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो जब न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनका एक शेड्यूल होता है कि ये वैक्सीन उनको दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर उन पे इस तरह का कोई भी डिजीज़ उनको सफ़र करना पड़े तो उनकी बॉडी उस डिजीज़ के माइक्रोब से लड़ने के लिए रेडी रह सकें, ठीक है। तो इसीलिए वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो डिस्कवर की थी उन्होंने 1798 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन। देखिए यहाँ पे वही बात डिस्कस की जा रही है कि बचपन में आपने क्या, आपको बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए होंगे ताकि आपकी बॉडी बहुत सारे डिजीजेस से प्रोटेक्टेड रह सकें। यू कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस, क्या आप मतलब इन डिजीज़ का लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं अगर उन्हें याद है, या फिर अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है तो उसका वैक्सीनेशन कार्ड को देख के भी आप ये पता लगा सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीजेस, यानी सभी बच्चों को इन डिजीज़ों से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल, और हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है हर लोकेलिटी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा ना वहाँ पे ये सब वैक्सीन का प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। यू माइट हैव बीन सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, और आपने ज़रूर देखा होगा 2 बूंद ज़िंदगी की, अमिताभ बच्चन जी जो ऐड करते हैं ना पोलियो का, तो इसमें क्या बच्चों को पोलियो से प्रोटेक्ट करने के लिए वो पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसका प्रोग्राम चलाया जाता है। तो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, और जो ड्रॉप पिलाया जाता है वो एक्चुअली क्या है, वैक्सीन है, पोलियो का वैक्सीन होता है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जब ये जो वर्ल्ड वाइड स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला था, कैंपेन चला था, तब क्या हुआ कि स्मॉल पॉक्स जो है लगभग हर जगह से, बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट से, बहुत सारे कंट्री से ये ख़त्म कर दिया गया। मोस्ट डेज दीज डेज वैक्सीनेशन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आजकल जो बनाया जा रहा है वैक्सीन वो लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा है, ताकि हम ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर सकें, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें बहुत सारी डिजीजेस से। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और सॉइल को नाइट्रोजन से इनरिच कर देते हैं, ताकि वो जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जा सके। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, और इस तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे इमेज में देखिए 2.7 में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बूझो और पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, उन्होंने देखा स्कूल गार्डनर को कि वो मैन्योर बना रहे। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड
दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ द प्लांट, उन्होंने क्या किया कि प्लांट के वेस्ट को कलेक्ट किया, वेजिटेबल के वेस्ट को और फ्रूट के वेस्ट को आस पास के घर से या फिर गार्डन से कलेक्ट किया, एंड दे पुट देम इनटू अ पिट, एक गड्ढे में उसको रख दिया, मेंट फॉर द वेस्ट डिस्पोजल, और वो जो गड्ढा था वो वेस्ट डिस्पोजल के लिए बनाया गया था। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोजेज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और फिर कुछ समय के बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, बूझो और पहेली जानना चाहते थे कि ये कैसे हुआ। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद द सॉइल, 2 पॉट लेना है आपको, दोनों को आधा आधा मिट्टी भर देना है। मार्क देम, उसको ए और बी नाम दे देना है। पुट प्लांट वेस्ट, ए में प्लांट का वेस्ट डालना है, एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टू इन बी, बी में क्या क्या डालना है, पॉलीथीन के बैग डालने हैं और प्लास्टिक से बने हुए बॉटल्स को, टूटे हुए एम्प्टी खाली बॉटल्स और टूटे हुए खिलौने डालने हैं, ठीक है। पुट द पॉट असाइड, दोनों को रख दीजिए, उसको 3-4 हफ्तों के बाद आप देखेंगे या फिर 1 मंथ के बाद आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप क्या डिफरेंस मिलेगा आपको कि if so what is difference, you will find that the plant waste of pot A has been decomposed, जिसमें प्लांट वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया था। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो प्लांट वेस्ट है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की प्रेजेंट की वजह से, माइक्रोब की वजह से वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। द न्यूट्रिशन रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन, और ये जो न्यूट्रिशन रिलीज हुआ है उनसे वो दोबारा से प्लांट के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाएगा। डिड यू नोटिस, जब आप बी को नोटिस करेंगे जो जिसमें कि पॉलीथीन बैग था, एम्प्टी ग्लास था, बॉटल था, ब्रोकन टॉयज का पार्ट्स था, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स काम नहीं कर पाएंगे एंड उनको कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे मैन्योर में। तो you often see a large amount of dead organic matter in the form of decaying plants, sometimes dead animals on the ground. uh, on the ground, आप बहुत सारे डिकेइंग प्लांट को और लीव्स को देखते होंगे नीचे ज़मीन सॉइल में, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर आपको दिख जाते होंगे, जैसे कोई एनिमल भी डेड हो जाता है तो वो भी ग्राउंड पे देख सकते हैं कहीं फील्ड में। तो यू विल फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो क्या होंगे, गायब हो जाएंगे या फिर मिट्टी में ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो डिकम्पोज कर दिए जाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट में, उनको सिंपल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज कर देता है। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल, और ये जो होता है सब्सटेंस फिर से किसी दूसरे प्लांट और ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल्स के द्वारा, दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट के द्वारा ये फिर से यूज़ कर लिए जाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी used to degrade the harmful and the smelly substance and thereby clean up the environment, और इस तरह से जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर देता है, और उनके हार्मफुल कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड, जो हार्मफुल जो स्मेल आ रही होती है उसमें, स्मेली एनिमल से अगर कोई एनिमल मर जाता है, डेड हो जाता है, तो उसको कहीं फेंक देते हैं, तो वहाँ से जिस एरिया में फेंका जाता है वहाँ से देखिएगा आपको गंदी सी स्मेल आती हुई, तो जब अगर वो फिर उस पर क्या करते हैं, माइक्रोब्स अटैक करते हैं और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे स्मेल ख़त्म हो जाती है, और वो ऑर्गेनिज्म दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द, इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिग्रेड करने में उनकी मदद करते हैं। देयर बाय क्लीन द इन्वायरमेंट, और इस तरह से जो ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, बहुत तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज़ भी कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स और डिजीज़ भी कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सच डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ जो है फूड को ख़राब कर देते हैं, क्लोथिंग को ख़राब कर देते हैं, लेदर को भी ख़राब कर देते हैं। तो लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़, और ये किस तरह से हार्मफुल है हमारे लिए उनके बारे में आगे जानते हैं। पैथोजन सेंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजन हमारे बॉडी में जाता कहाँ से, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्रीथ के साथ जो है, ब्रेथ के साथ ही अंदर बॉडी में एंटर कर जाते हैं।
या फिर हम अगर कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं तो उस तरह से भी, या फिर ख़राब खाना खा लेते हैं हम, तो उस तरह से भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय द एनिमल। या तो वो एनिमल से कैरी किया जाएगा, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डायरेक्टली हमें अगर हम उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है। तो माइक्रोबियल डिजीजेस कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो एक हेल्दी पर्सन में एक अनहेल्दी पर्सन से जो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो दे कैन ऑल्सो गेट, वो ट्रांसमिट हो जाती है जब हम उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तब। इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है तो इस तरह से माइक्रोब्स का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, हेल्दी बॉडी में। या फिर एयर से भी हो सकता है, वाटर से हो सकता है, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकता है। तो इस तरह की डिजीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक है। तो एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा कम्युनिकेबल डिजीज़ का। जब भी आप एग्ज़ाम में, जैसे कि आपके स्कूल लेवल का एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछा जाता है डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो आपको क्या करना होता है कि पहले आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज़ का आंसर मतलब एग्जाम्पल क्या है वो भी ज़रूर इंक्लूड करिए। तो इस तरह से आपको फिर उससे आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड और स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द मॉइस्चर कैरिंग आउट थाउजेंड ऑफ वायरसेस स्प्रेड। जब आप छींकते हैं, अगर आपको कोल्ड है और आपने स्नीजिंग किया, तो आपके आपके नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे ना, उसमें हज़ारों वायरस प्रेजेंट होगा जो कि एयर में फैल जाएंगे। द वायरस में, और अगर वहाँ पे कोई हेल्दी पर्सन जैसे बैठा हो आपके बगल में, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप क्लास में बैठे हैं, आपको है सर्दी, आपको है जुकाम, तो आप जब स्नीज़ करेंगे, छींक मारेंगे, तो आपका जो आपके नोज़ से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसमें हज़ारों वायरस प्रेजेंट होंगे, और आपके साथ जो बच्चा बैठा है वो भी इससे इन्फेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भी जो सांस ले रहा है वहाँ हवा, वहाँ का हवा ही सांस ले रहा है वो भी, तो एयर के थ्रू उसके बॉडी में भी एंटर कर जाएगा वायरस, तो इस तरह से वो भी बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जब आपको कोल्ड या कफ हो तो आपको स्कूल आने से मना किया जाता है कि आप बच्चे 2-3 दिन आप रेस्ट करिए घर में, जब आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे तब आपको स्कूल जाना होता है। ठीक है। तो देन हाउ डू यू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द कम्युनिके, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको थोड़े दिन के लिए आइसोलेट होना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप उसको फैलने से रोक सकते हैं। यू शुड कीप अ हैंडकरचिप, या तो मतलब जब भी स्नीजिंग करें, कफ करें, तो फिर आपको अपना माउथ को या नोज़ को कवर करना होता है। इट इज़ बेटर टू कीप द डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, और एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस बना के रखना होता है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर। अब यहाँ पे कुछ जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स होता है वो किसी इंसेक्ट के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है, या फिर किसी एनिमल के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है। हाउस फ्लाई हो जाता, जो मक्खी होती है हमारे घरों में, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, गार्बेज पे बैठती है, या फिर एनिमल के एक्सक्रीटा पे बैठती है। पैथोजन स्टिक टू, अब जो माइक्रोब्स होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनके पैरों पे स्टिक चिपक जाते हैं, उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन, और जब ये अनकवर्ड फूड पे बैठते हैं तो ये जो पैथोजन को ट्रांसफ़र कर देते हैं फूड में, और जब हम इसको जब इस कॉन्टामिनेटेड, यानी इसमें जो जिसमें कि पैथोजेंस चले गए, उस फूड को अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमेशा फूड को क्या करके रखना है, कवर करके रखना है, और जो अनकवर्ड फूड आइटम है उसको अवॉइड करना है खाने से। अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज़ फीमेल एनोफिलीज। दूसरी मॉस्किटो जो होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है, जो कि पैरासाइट ऑफ मलेरिया को कैरी करती है, जिसकी प्लाज्मोडियम। फीमेल एडीज मॉस्किटोज जो होता है एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मलेरिया को कैरी करने वाला कौन सा होता है और डेंगू को कैरी करने वाले का नाम क्या है। तो मलेरिया को कैरी कैरी करने वाले का नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। और ये एक पैरासाइट ऑफ द मलेरिया है, और उसको प्लाज्मोडियम भी याद रखिएगा टर्म। फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होती है वो कैरी करती है कौन सा डिजीज़, डेंगू वायरस को कैरी करती है। हाउ हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द मलेरिया एंड डेंगू, और हम किस तरह से मलेरिया और डेंगू की स्प्रेड को
डेंगू के स्प्रेड को रोक सकते हैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, देखिए इमेज इसका देख लीजिए कि किस तरह से ये दिखता है। पहली क्या कह रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, हमें क्यों बताया जाता है कि जो कभी कहीं भी जो है हमारे आसपास पानी जो जमा हो जाता है उसे जमा होने से रोकना होता है। जो क्योंकि जितने भी ये मच्छर जो ब्रीड करते हैं, जितने भी मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, वो इसी तरह के स्टैग्नेंट वाटर में ही ज़्यादा ब्रीड करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, मतलब हमें कहीं भी पानी कलेक्ट करके नहीं रखना, ना ही कूलर में, ना टायर्स में, ना फ्लावर पॉट में। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, अगर हम अपने सराउंडिंग को क्लीन और ड्राई रखते हैं तो हम मॉस्किटो से बच सकते हैं, हम मॉस्किटो के ब्रीडिंग होने से मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ द मलेरिया, और आप क्या क्या स्टेप ले, जैसे आप नेट का यूज़ कर सकते हैं, जब आप रात में सोते हैं तो आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे पानी जमा होता है तो वहाँ पे हमने देखा था कि क्या हमें केरोसिन ऑयल वो स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इस लिस्ट से, इस टेबल से एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इस टेबल से, ठीक है। तो पहला है डिजीज़ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानते हैं। इसका कॉज क्या है, किससे कॉज होता है ये, तो बैक्टीरिया से कॉज होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है, एयर से ट्रांसमिट होता है। प्रिवेंटिव मेजर, अब ये इन सब का जो है कॉमन प्रिवेंटिव मेजर दिया हुआ है, तो हम उसको लास्ट में देख लेते हैं, पहले हम डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीजल। मीजल वायरस कॉज करता है, वायरस की वजह से होता है, और ट्रांसमिशन एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तीसरा है चिकन पॉक्स, वायरस की वजह से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और कांटेक्ट में आने से। फिर है पोलियो, वायरस की वजह से एयर एंड वाटर की ट्रांसमिशन मोड है इसका। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है इनको, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो को, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन में रहना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल अलग। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग, जो भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं पर्सनल, उनको बिल्कुल अलग रखना है, और दूसरों से अलग, यानी जो वो जिस प्लेट में वो खा रहे हैं या पी रहे हैं ग्लास में पानी, उसको यूज़ नहीं करना है, उसको दूसरे के द्वारा यूज़ नहीं करने देना है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और सुटेबल एज पे उनको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। सेकेंड इसमें देख लेते हैं कॉलरा। कॉलेरा जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इनका जो ट्रांसमिशन मोड होता है वाटर और फूड। नेक्स्ट है टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसका ट्रांसमिशन होता है वाटर की वजह से। तो इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अच्छे से मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे अपने अंदर हैबिट्स, मतलब हैंड खाने से पहले एंड खाने के बाद जो हैंड वॉश करना चाहिए, मतलब सैनिटरी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। कंज्यूम करना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड फूड को ही कंज्यूम करना चाहिए, और पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, और प्रॉपर वैक्सीनेशन इसकी भी होनी चाहिए। फिर है हेपेटाइटिस ए, वायरस की वजह से कॉज होता है, और इसका ट्रांसमिशन मोड होता है वाटर। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन, यानी बॉइल्ड वाटर को पीना है, और पीकर और फिर वैक्सीनेशन करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मॉस्किटो है इसका ट्रांसमीटर, एंड यूज़ मॉस्किटो नेट, हम मॉस्किटो नेट भी नेट यूज़ कर सकते हैं, रिपेलेंट मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल द ब्रीडिंग, स्प्रे इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करके इसकी ब्रीडिंग को, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को हम रोक सकते हैं, ठीक है। नॉट अलाउंग वाटर टू कलेक्ट, और हमें आसपास पानी भी कलेक्ट होते हुए नहीं होने देना चाहिए। सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ अफेक्ट ह्यूमन, बहुत सारे कॉमन ऐसे डिजीज़ हैं जो ह्यूमन बींग को अफेक्ट करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन, अब हमने इस टेबल को देख लिया है, ठीक है, और इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। एनिमल में कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से डिजीज होता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन में ही डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं, बाकी एनिमल्स में भी करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है ह्यूमन के लिए भी और कैटल के लिए भी। डिजीज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ द कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, और ये जो फुट और माउथ डिजीज़ है जो कैटल्स में होता है, जो कि वायरस की वजह से कॉज होता है, एंथ्रेक्स याद रखिएगा। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, अब प्लांट भी इससे छूते नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको भी अटैक करते हैं।
वहाँ भी डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज़ इन द प्लांट, जैसे कि वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, और अदर्स में भी ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ये जो है डिजीज़ होने पे जो ईल्ड है क्रॉप का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर सच प्लांट डिजीज़, टेबल में दिया गया है आगे, इसी तरह के डिजीज़ के बारे में। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय, वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, यूज़ ऑफ द केमिकल विच किल्स द माइक्रोब्स, केमिकल का यूज़ करके, ताकि वो ताकि माइक्रोब्स को किल किया जा सके। अब यहाँ पे जो ये टेबल दिया हुआ है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने सीटेट के एग्ज़ाम में देखा था कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था कि सिट्रस कैंकर जो है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो कॉज करता है सिट्रस कैंकर का, मोड क्या होता है ट्रांसमिशन का, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद कर लेना है। तो सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से, और ट्रांसमिशन मोड एयर। फिर है रस्ट ऑफ व्हीट, फंगाई की वजह से, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, सीड। येलो वेन मोजाइक ऑफ द भिंडी या ओकरा, वायरस की वजह से, और इसका है ट्रांसमिशन मोड इंसेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ व्हीट फंगी, और येलो वेन मोजाइक या फिर ओकरा ऑफ भिंडी जो होता है, भिंडी में जो डिजीज़ होता है उसे वायरस कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। फिर है फूड पॉइजनिंग। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू द पार्टी। बूझो को उसके फ्रेंड ने पार्टी में इन्वाइट किया। उसने वहाँ पे बहुत सारा फूड स्टफ खाया, वैरायटी ऑफ, एंड ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। फिर घर पहुँचते ही उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, मतलब ये वॉमिटिंग की जो कंडीशन हुई है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। पहेली कहते वंडर्स करती है कि हाउ कैन फूड बिकम अ पॉइजन, कि खाना कैसे पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूसेस टॉक्सिक। जो भी माइक्रो, जैसे खाना खराब हो जाता है काफ़ी समय, लंबे समय के लिए पका के जब रख दिया जाता है, तब उस पर क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। अब वो रिलीज करते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि फूड जो है पॉइजन हो जाता है। दिस मेक द फूड पॉइजनस, यही जो है फूड को पॉइजनस बना देता है, और इसी तरह से सीरियस इलनेस जो है, सीरियस इलनेस हो जाती है, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है इससे। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड को अच्छे से प्रिजर्व करने की, और उसे स्पॉइल होने से बचाने की। ठीक है, और हमें कभी भी ख़राब खाना नहीं खाना चाहिए, और ना ही उसे एनिमल्स को भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उससे डेथ भी हो जाता है एनिमल्स का। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 2.5, फूड प्रिजर्वेशन। फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे हम अलग अलग मेथड से फूड को स्टोर करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करने का और प्रिजर्व करने का मेथड को पढ़ा था। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड, अब जब खाना बना लेते हैं हम, कुकिंग कर लेते हैं, तब उसको कैसे हम घर पे मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट, अगर हम ब्रेड को मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ देते हैं तो उस पर फंगस लग जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे खाने को ख़राब कर देता है। जो अगर खाना ख़राब हो जाता है तो उसमें से स्मेल आने लगती है, वो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, और उसका कलर में भी कभी कभी चेंज आ जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ द फूड इज़ केमिकल रिएक्शन, तो क्या स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन है? तो बताइए, ऑब्वियसली ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसका स्मेल में भी चेंज हो जा रहा है, उसके कलर में चेंज आ रहा है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली ने क्या लेकर आया, मैंगोज लेकर आया, लेकिन उसने कुछ दिनों तक उसको खाया नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, बाद में उसने देखा कि वो खराब हो चुके हैं और वो सड़ गए हैं। बट शी न्यू दैट मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल, लेकिन वो जानती है कि उसकी जो ग्रैंड मैम वो मैंगो का अचार बनाती है, जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है और वो ख़राब नहीं होता है। शी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गई। तो लेट अस स्टडी अबाउट द कॉमन मेथड फॉर प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम अपने घर पे फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से भी बचा सकते हैं। तो पहला जो मेथड है वो क्या है, केमिकल मेथड, यानी केमिकल का इस्तेमाल करके हम कैसे खाने को लंबे समय तक चला सकते हैं या फिर लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो सॉल्ट जो है एंड इडेबल ऑयल, जो नमक है, और वो जो खाने में जो इस्तेमाल करते हैं हम ऑयल, ज़्यादातर जो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया जाता है,
आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑयल और सॉल्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है। देयर फोर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, और इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। वी एड सॉल्ट एसिड प्रिजर्वेटिव टू द पीकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स, और इसीलिए हम जो पीकल बनाते हैं, अचार जो बनाते हैं, उसमें सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव को डाल के रखते हैं या मिक्स करते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रोथ ना कर पाए। सोडियम बेंजोएट और केमिकल मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। अब इस दो प्रिजर्वेटिव का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहले का नाम है सोडियम बेंजोएट और दूसरे का नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जो कि कॉमन प्रिजर्वेटिव है, जो फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज आर ऑल्सो यूज, इसको जैम या फिर स्क्वैश या फिर ये पिकल में यूज़ किया जाता है ताकि उनकी स्पॉइलेज को रोका जा सके। फिर प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, नमक का इस्तेमाल करके हम कैसे खाने को प्रिजर्व करते हैं। कॉमन सॉल्ट जो होता है उसको मीट और फिश को एजेस यानी लंबे समय तक उसमें नमक और का इस्तेमाल करके प्रिजर्व किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट, मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ द, ताकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, टैमरिन, यानी सॉल्टिंग करके हम आंवला, कच्चे आम और इमली को भी प्रिजर्व कर सकते हैं हम। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब हम शुगर का इस्तेमाल करके भी फूड को प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि जैम और जेली स्क्वैशेस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसको प्रिजर्व करता है हम। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, और शुगर जो है, शुगर का यूज़ करने से क्या होता है कि मॉइस्चर का कंटेंट फूड में कम हो जाता है, विच इनहेबिट द, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है और फूड को ख़राब होने से बचाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल एंड विनेगर का इस्तेमाल करके हम कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं। यूज़ ऑफ द ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ द पीकल, ये अगर हम विनेगर और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो स्पॉइलेज जो होता है पीकल को ख़राब होने से बचाता है। बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, तो इस तरह से इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, और इस मेथड से क्या क्या प्रिजर्व किया जाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। जैसे कि आप घर में देखते हो कि दूध को इस्तेमाल करने से पहले उसको बॉईल किया जाता है। अगर हम बॉईल करते हैं दूध को तो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और फिर हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी फूड को रखते हैं ताकि उसको थोड़े लंबे समय के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लो टेम्परेचर जो है, अगर हम टेम्परेचर कम करके रखते हैं तो जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है तो वहाँ भी जो है माइक्रोबियल ग्रोथ जो होता है स्लो हो जाता है, और इस तरह से थोड़े लंबे समय के लिए हम किसी भी फूड आइटम को यूज़ कर सकते हैं। बूझो कह रहा है कि वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल, जो पैकेट में जो मिल्क आता है तो वो क्यों नहीं ख़राब होता है। तो उनकी मम्मी ने बताया कि ये जो मिल्क होता है वो प्रेशराइज्ड किया होता है, इसीलिए वो ख़राब नहीं होता। तो अब हम प्रेशराइजेशन के बारे में जानेंगे। प्रेशराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, जो प्रेशराइज्ड मिल्क होता है उसको हम बिना बॉइलिंग किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स नहीं होते। मिल्क को पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस पे हीट किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए, और उसको एकदम से तुरंत ठंडा किया जाता है और स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट, इस तरह से करने से जो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है उसको प्रिवेंट किया जाता है, और इस प्रोसेस को लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, और इस मेथड को हम कहते हैं पेस्चराइजेशन। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। स्टोरेज एंड पैकिंग, these days the dry fruits even vegetable are sold in the sealer airtight packet, यानी आजकल क्या फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट भी क्या एयर टाइट सील्ड में पैकेट में बेचा जाता है ताकि उन पे माइक्रोबियल अटैक ना हो और वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से स्टोरेज एंड पैकिंग करके भी हम उसको प्रिजर्व करते हैं। टॉपिक 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम, राइजोबियम के बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में। इट इज़ इन्वॉल्व द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन
द लेग्यूमिनस प्लांट। और ये काम करते हैं कहाँ पे, नाइट्रोजन को फिक्स करने में लेग्यूमिनस प्लांट में। जैसे पल्सेस, रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स नोड्यूल्स। राइजोबियम रहते कहाँ है, रूट नोड्यूल में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के। सच बीन्स, जैसे कि बीन्स और पीज में, विच विथ विच इट हैज़ सिम्बायोटिक, जिसके साथ उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी लेन देन का रिश्ता होता है उनका, लेना और देना, एक देता है दूसरा लेता है, फिर वो कुछ दे उनसे, ये कुछ लेते हैं उनसे, ये कुछ उनको देते भी हैं, ठीक है। तो समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द action of lightning, but you know that amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. अब हम यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना। अब एक बार ये पिक्चर जो दी हुई है ना, फिगर 2.9, रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट्स नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल के साथ इनको देख लीजिए एक बार। फिर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, हमारे जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन, यानी इन सब चीज़ों में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल। जो एटमॉस्फेयर में जो इतना सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%, वो डायरेक्टली जो है हमारे प्लांट्स के द्वारा और एनिमल के द्वारा नहीं लिया जाता है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन, यानी जो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड, जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, दिस यूजेबल कंपाउंड, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड, जब ये नाइट्रोजन एक बार यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, तब ये प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है सॉइल से, थ्रू देयर रूट्स, है ना, रूट सिस्टम के हेल्प की वजह से वो सॉइल से इस यूजेबल कंपाउंड को, नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोटीन, और प्लांट के प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड अदर कंपोनेंट, एनिमल फीडिंग ऑन द प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, और जब वो उस प्लांट को खाता है एनिमल, तब उनको जो है ये प्रोटीन और फिर नाइट्रोजन कंपाउंड उनको मिलता है। व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डाई, जब ये प्लांट और एनिमल मर जाते हैं या फिर डेड हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो अब ये जो फिर से जो बैक्टीरिया और फंगी होता है, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फिर से यूज़ किया जाता है प्लांट के द्वारा। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम इनटू नाइट्रोजन गैस, कुछ जो बैक्टीरिया का पार्ट होता है, इनके कुछ पार्ट को जो है नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट करता है, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, यानी इस तरह से जो परसेंटेज, जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो थोड़ा सा कम ज़्यादा वो कांस्टेंट जो रहता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन साइकिल के बारे में दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहाँ फिर यहाँ से देखिए एंटी क्लॉकवाइज देखना आपको। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर है बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल, एंड उसके बाद ये प्लांट के द्वारा ले लिया जाएगा और उसको, उस प्लांट को एनिमल खाएंगे तो वो भी, उनको भी नाइट्रोजन क्या मिलेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड को कंज्यूम करेंगे, और नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड द डेथ, फिर से उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा। फिर कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल, और उसके बाद फिर वो बैक्टीरिया टर्न द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, फिर से वो जाके वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में ऐड हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा नाइट्रोजन का साइकिल चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स को देख लेते हैं। एल्गी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर, कम्युनिकेबल डिजीज, फर्मेंटेशन, फंगाई, लैक्टोबैसिलस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेस्चराइजेशन, पैथोजन, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरस, ईस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब समरी देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आइज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, वो अनएडेड आइज से हमें नहीं दिखता। दे कैन
दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम, वो हर एक तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर चाहे जहाँ कितनी भी कोल्ड हो और कितना भी हॉट स्प्रिंग हो, या फिर डेजर्ट या फिर मार्शी लैंड हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एयर में प्रेजेंट होता है, वाटर में, और प्लांट और एनिमल्स की बॉडीज़ में भी प्रेजेंट होता है। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी आते हैं। वायरस थ्रो डिफरेंट, वायरस दाव डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो अपने उनको कोई होस्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वायरस जो होता है वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो किसी न किसी होस्ट में ही ग्रो कर रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल से। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूजफुल होता है, मेडिसिन बनाने के लिए और अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को और डेड प्लांट एंड एनिमल्स को इनटू सिंपल सब्सटेंस में, क्लीन अप करता है एनवायरनमेंट को। प्रोटोजोआ जो कॉज करता है सीरियस डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे फूड पे ग्रो करता है और फूड को पॉइजन कर देता है और फूड पॉइजनिंग होती है उससे, उसको कंज्यूम करने से। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट ऑफ द नोड्यूल्स, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हम लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एयर से लेके उसको फिक्स कर देते हैं और उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल में सॉइल से जो प्लांट यूज़ कर लेते हैं रूट के थ्रू, इंक्रीज करते हैं। इससे वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, हाँ कुछ जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सॉइल में वो सॉइल फिक्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू कन्वर्ट इनटू, उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, जिससे कि नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।